नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सीबीएसई में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। फेडरलिज्म क्या है ये चैप्टर? जैसा कि हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे, जो पावर शेयरिंग चैप्टर था, उसमें हम लोग डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में पढ़े थे। पावर डिवीज़न में अलग अलग लेवल्स में जब हम लोग पावर्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में जब हम लोग पावर्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर जब होता है, तो इस तरह के फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। हालांकि अभी हम लोग डिटेल में इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये फेडरलिज्म क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि ये बेल्जियम और श्रीलंका वाला जो केस था। तो बेल्जियम और श्रीलंका वाले केस में हम लोग क्या देखे थे कि दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जो की चेंजेस था वो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में, उनके पावर को रिड्यूस कर दिया गया। और इनके पावर को रिड्यूस करके यानी कि इनके पास जो पावर था उनको शेयर किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ में, यानी कि पावर शेयरिंग यहाँ पे हुई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पावर की शेयरिंग हुई है वर्टिकली। सबसे ऊपर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके नीचे हो गया स्टेट गवर्नमेंट, या इन्हीं को हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया जैसे देश में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर एक और लेवल हो जाता है, दैट इज थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से जब वर्टिकल डिवीजन होता है पावर का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। तो बेल्जियम वाले केस में हम लोग क्या देखें कि टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। इन पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट के को दिया गया था। रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में एग्जिस्ट कर रहा था पहले भी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, बट ऑल दीज पावर्स वेर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले जो इन रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये पावर छीना भी जा सकता था। ये पहले की बात है, यानी कि वो जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, रिस्ट्रक्चरिंग से पहले तक क्या था कि रीजनल गवर्नमेंट के पास भी पावर था, बट दोज पावर कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो 1993 में चेंजेस हुआ था, दैट द रीजनल गवर्नमेंट वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया, यानी कि संवैधानिक रूप से उन्हें पावर दे दिया गया। अब उनसे कोई पावर छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि बेल्जियम में इट शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारे पावर्स एक सिंगल यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास लाई करता है। जबकि फेडरल सेटअप में क्या हुआ, फेडरल सेटअप में ये पावर्स को डिवाइड किया गया। सेपरेशन ऑफ नहीं, ऐसे बोलेंगे डिवीजन ऑफ पावर हुआ। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ। तो 1993 में जो संविधान बना, तो संविधान में जब ऐड किया गया इस तरह के प्रोविजंस को, तो इसको हम लोग फेडरल डिवीजन बोलेंगे। और जो गवर्नमेंट बना दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में देखो क्या हुआ था। श्रीलंका continues to be for all political purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. जबकि दूसरे तरफ श्रीलंका वाला भी केस हम लोग देखे थे, जहां सिन्हाला लोग जो थे वो लोग मेजोरिटी में थे और अपने विल को थोप रहे थे। तो फाइनली वहां हम लोग देखे कि सिविल वार जैसा सिचुएशन आ गया, सिविल वार होने लगा। लेकिन 2009 में ये सिविल स्ट्राइफ ख़त्म हो जाता है।
अब श्रीलंका का केस ये है कि श्रीलंका में भी वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो चाहते हैं कि उनके देश में भी फेडरल सेटअप लागू हो, फेडरल सिस्टम लागू हो। लेकिन अभी वहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फेडरल सेटअप पे अभी काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये अभी ग्रांट नहीं कर रहा है। अगर फेडरल सेटअप लागू होता है तो वहाँ के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और जो इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाता है। यूजुअली फेडरेशन में दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक होता है एंटायर कंट्री के लिए जिनको कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और दूसरा गवर्नमेंट जो होता है दैट इज एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, स्टेट लेवल पे ये दूसरे गवर्नमेंट होते हैं जिनको कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, एंड that looks after much of the day to day administering of their state। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट्स जो हैं उस मैटर के ऊपर ये रूल करते हैं, उस मैटर के ऊपर ये लॉज को बनाते हैं। तो बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हैं ये इनके पास जो पावर होते हैं ये इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं, और इंडिपेंडेंट पावर होता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांट किया गया ये पावर होता है। तो इस तरह से हम लोग ये फेडरलिज्म के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। यहाँ जो ये मैप दिया गया है इस मैप में क्या दिया हुआ है कि दो ओनली 25% ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। पूरी दुनिया में 193 कंट्री है और उसमें से मात्र 25 देश ऐसा है जो कि ये रेड वाला है, ये 25 कंट्रीज ऐसा है जहाँ फेडरल सेटअप को लागू किया गया और फेडरल सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा है। देयर सिटीजन्स मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशंस। तो अपने भारत के पड़ोस में अगर देखें तो कई कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में तो फेडरल सेटअप है, लेकिन अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इधर जो जितने भी वाइट वाले रीजन दिख रहे हैं यहाँ मतलब ये फेडरेशन नहीं है, यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इन दिस सेंस फेडरेशंस आर contrasted with unitary governments। Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government। अब देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं ये वन एंड द ओनली गवर्नमेंट होती है, और इन यही मतलब सुप्रीम अथॉरिटी होती हैं, इनके पास सारे पावर्स होते हैं। और अगर कोई सब यूनिट्स अगर हो भी तो वो सब यूनिट्स इनके सब ऑर्डिनेट होते हैं, इनके बराबर तो पावर नहीं होता है सब यूनिट्स के पास, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास इनके बराबर पावर नहीं होता है। और ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जो सब यूनिट के पास जो पावर दिया गया है उन पावर्स को विड्रॉ भी किया जा सकता है, छीना भी जा सकता है। ये यूनिटरी सेटअप में संभव है, जबकि फेडरल सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है कि उनके पास ये सारे पावर हैं एंड दिस पावर शुड बी एंजॉयड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो इस तरह से ये यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग थोड़ा अंतर देख सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू दी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही ओवरऑल होती हैं और यही लॉज को पास कर सकती हैं, ऑर्डर्स को पास करती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। जबकि दूसरे तरफ जो ये फेडरल सिस्टम है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर दी स्टेट टू डू समथिंग। यहाँ पर यानी कि ये जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये वाला काम करो। उनका अपना इंडिपेंडेंट मतलब अपना एग्जिस्टेंस है, और उनका अपना एग्जिस्टेंस होने की वजह से उनकी अपनी लेजिस्लेचर है, तो वो अपने लिए उन
उनके लिए जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं हमारे भारत के जो शेड्यूल नंबर 8 है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो अपने लॉज को बना सकते हैं। तो फेडरल सिस्टम में हमारे भारत में ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, यानी कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है इनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज को बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट इनके ऊपर रूलिंग्स देंगी। जबकि दूसरे तरफ जो ये स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का चलता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉज को बनाते हैं और यहाँ जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही सब कुछ देखती हैं। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि अपने इंडिया में इमरजेंसी सिचुएशंस में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ओवरटेक कर लेती हैं स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट में जो जो भी सब्जेक्ट मेंशन है तो उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाने लगती हैं। और एक और लिस्ट है, तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उनके ऊपर दोनों का अधिकार होता है, यूनियन का भी और स्टेट का भी। लेकिन इन केस ऑफ अगर मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना दी और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना दी, तो ऐसे वाले केस में सेम सब्जेक्ट के ऊपर, तो ऐसे वाले केस में यूनियन के जो लॉज होते हैं वो वैलिड होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोविजंस अपने देश में किया गया है। वैसे एक रेजिडुअरी लिस्ट भी होता है। रेजिडुअरी लिस्ट में ऐसे सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनका कि फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, ये रेजिडुअरी लिस्ट में है। जब संविधान बना था उस समय आईटी नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था। ये नई टेक्नोलॉजी है जो हाल फिलहाल में आया है, तो ये रेजिडुअरी लिस्ट में है। इनके ऊपर ओवरऑल अथॉरिटी किनके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस तरह से ये लिस्ट सिस्टम के थ्रू जो है फेडरल सेटअप में हमारे देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में लिस्ट सिस्टम के थ्रू स्टेट को, सेंट्रल को उनके पावर्स दे दिए गए हैं और ये संविधान के थ्रू ये पावर दिया गया है। तो दैट इज़ वाई एक्सेप्ट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इनसे ये पावर्स नहीं छीने जा सकते हैं। तो इस तरह से ये फेडरल सिस्टम काम करता है हमारे भारत में। और आई होप फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। State government has powers on its own for which it is not answerable to the central government, and both these governments are separately answerable to the people. आगे अगर देखें तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स को हम लोग समझते हैं और ये फीचर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर्स हैं? तो यहाँ पर दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, टू या मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं दे गवर्न दी सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन। उनका अपना जुरिडिक्शन होता है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसी प्रकार से ये जो जुरिडिक्शन है of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जुरिस्डिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वो संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। संवैधानिक रूप से उन्हें गारंटी प्रोवाइड की गई है। इसीलिए ये जो अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये जो फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। चौथा फीचर्स है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? अकेले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अगर कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको अकेले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती हैं और इस तरह के चेंजेस को लाने के लिए उन्हें स्पेशल मेजोरिटी से बिल्स को पास करने होते हैं, तब जा कर के वो एक्ट बनते हैं और फिर जा कर के अमेंडमेंट हो पाता है। यानी कि अगर किसी तरह का भी फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना है तो उन बदलाव के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति लेनी होगी। तो इसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोकसभा, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी, राज्यसभा में भी पास करने होते हैं और फिर मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं
स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पास करती हैं, तब जा करके माना जाता है कि वो बिल पास हुआ और तब जा करके उसमें अमेंडमेंट हो पाता है। उसी प्रकार से कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उन चीज़ों के रिगार्डिंग जो पावर्स होते हैं वो कोर्ट के पास होते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं संविधान को। और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या पावर है उनको इंटरप्रेट करने का भी अधिकार कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट डज दिस। The highest court acts as the umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। अगर ये जो फेडरल डिस्प्यूट्स वगैरह सब जो भी होता है, जैसे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो गया जिनको कि हम लोग फेडरल डिस्प्यूट कहते हैं, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए कौन होते हैं, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर निगरानी रखती हैं और इस तरह के डिस्प्यूट्स को देखती हैं, यानी कि फेडरल डिस्प्यूट्स को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। Sources of revenues for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। ये जो sources of revenue है प्रत्येक level of government का, ये clearly specify किया गया है, mentioned है, ताकि financial autonomy state की बनी रहे। सिमिलरली आगे अगर और हम लोग देखें तो द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। तो दो दो ऑब्जेक्टिव है, क्या है ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव? पहला है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड करना और इनको प्रमोट करना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना है। ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव हो गया फेडरल सिस्टम का। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism। तो दो aspects जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा crucial हो जाता है। क्या क्या है? Government at different levels should agree to some rules of power sharing। ये जो अलग अलग levels पर जो ये government होते हैं, they should agree, डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये जो पावर शेयरिंग का कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, उन उन चीज़ों को लेकर के इनकी सहमति होनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट इच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ये जो आइडियल फेडरल सिस्टम है, तो उस आइडियल फेडरल सिस्टम का ये दो एस्पेक्ट है। दोनों एस्पेक्ट क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट होने चाहिए और एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि ताकि एक साथ सब लोग जी सके, रह सके। ये जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अलग अलग फेडरेशन में ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ये बैलेंस डिपेंड करता है कि उनका हिस्ट्री क्या रहा है, उस कंट्री का हिस्ट्री क्या रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है मेनली, जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये फेडरेशन बना है। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। पहला क्या है? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये एक साथ इकट्ठा हुए और एक साथ इकट्ठा होकर के एक फेडरेशन को इन्होंने बनाया। सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, अपनी सॉवरेनिटी को इन्होंने पुल किया और एक अलग से आइडेंटिटी इन्होंने, यानी कि पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग, अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने बरकरार रखा एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और अपनी सिक्योरिटी को ये इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरह से जो ये एक फेडरेशन बना, इस तरह के फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और सेम टाइप ऑफ फेडरेशन ये एग्जिस्ट करता है अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बनाए रखा है और साथ में आने से इनकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, स्विट्जरलैंड बना है और ऑस्ट्रेलिया बना है। In this first category of federation, all the constituent states usually have equal powers। ये जो
जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग विज अवीज एंड आर एज स्ट्रॉन्ग विज अवीज द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये उतने ही ताकतवर होते हैं जितने कि फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसी प्रकार से एक है, तो ये वाला तो हमारा हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अपने इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है कि लार्ज कंट्रीज डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा सा देश है, बड़ा सा कंट्री है, ये एक लार्ज कंट्री अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में ये बट जाता है और ये बट करके सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ पावर को शेयर करती है। तो इसीलिए द लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर, ये अपने पावर को डिवाइड करने को लेकर के डिसाइड करता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और इस तरह से जो फेडरल सेटअप बनता है तो उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और इस तरह का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमें इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में देखने को मिलता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है विद रेस्पेक्ट टू दी स्टेट गवर्नमेंट। तो वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, और प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर एज वेल, कुछ राज्य को, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को कुछ स्पेशल पावर भी दिए हुए होते हैं। तो इस तरह का संभव हो पाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और अमेरिका में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। और इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर को समझे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये अंतर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भारत के ऊपर आते हैं। प्रश्न है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या है ऐसा भारत में जिससे भारत एक फेडरल कंट्री हो पाता है? तो वी हैव सीन अर्लियर हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हम लोग बेल्जियम के केस को देखें, उसी प्रकार से श्रीलंका के केस को देखें। यहाँ पर जो डाइवर्सिटीज थी, एक कंट्री डाइवर्सिटी को मैनेज कर पाया और दूसरा कंट्री डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सिविल वार जैसे सिचुएशंस को देखने को मिला। जबकि हमारा देश जो भारत है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर बोले जाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद अब इंडिया इकट्ठा कैसे रहेगा, एकजुट कैसे रहेगा, यूनिटी यहाँ पर कैसे बनी रहेंगी? तो इस चीज़ का जवाब है पावर शेयरिंग। तो व्हाट आर दी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री? ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से किया गया है अपने भारत में, इसको हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर समझते हैं। तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग संविधान से शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय पार्टीशन भी हुआ था भारत का। और जब पार्टीशन हुआ तो उस दौरान लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, रायट्स हो गया था, दंगा हो गया था, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और देश जब आज़ाद होता है तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ द कंट्री। कुल मिलाकर के 552 प्रिंसली स्टेट्स थे और ये हमारे देश का, यानी कि इन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल नंबर 1 में, हमारे भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 1 में क्लियरली लिखा हुआ है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हालांकि इसमें फेडरेशन यूज नहीं किया गया था, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अब देखो, इंडियन यूनियन को यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में संबोधित किया गया आर्टिकल नंबर 1 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेडरेशन नहीं है।
इंडिया की जो पॉलिटी है वो एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एंड दैट इज़ फेडरलिज्म। तो हमारे भारत देश में फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है एंड बेस्ड ऑन दिस फेडरल प्रिंसिपल्स हमारे देश को जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जिसको कि हम लोग स्टेट्स कहते हैं, इस रूप में बांटा गया है। तो let us look back at the seven features of federalism mentioned above. तो we can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. अभी जस्ट हम लोग जो पढ़े फेडरलिज्म के फीचर्स को, अगर उसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करें तो यहाँ सारे फीचर्स अप्लाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिनली यानी कि शुरुआत के समय में यहाँ पर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट था। एक यूनियन गवर्नमेंट था जिनको कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो बस दो ही लेवल था। बाद में थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म को ऐड किया गया अपने भारत में। तो ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो ऐड किया गया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज के रूप में इनको ऐड किया गया। एज इन एनी फेडरलिज्म दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। जैसे कि बाकी फेडरलिज्म में होता है कि अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट का अपना अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली प्रोवाइड किया है कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम लोग अपने भारत में तीन लिस्ट देखते हैं। हमारे भारत के संविधान में तीन लिस्ट देखने को मिलता है। पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। इन सभी सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में रखा गया है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट क्योंकि वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। यूनियन गवर्नमेंट alone कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। उसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है दैट इज ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट alone कैन मेक दीज relating to the subjects mentioned in the state list। उसी प्रकार से तीसरा लिस्ट है दैट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें मेंशन्ड हैं जो जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज को बना सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिजेज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे उसमें यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होता है इन लॉज के बीच में तो विद इच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रीवेल। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाया जाएगा वो प्रीवेल करेगा। तो व्हाट अबाउट दिस सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं नहीं आता है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे सब चीज़ हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत बाद में आया, संविधान बनने के बाद में आया। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट। इनको हम लोग रेजिडुअरी लिस्ट में रखते हैं और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का पावर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या नोट करते हैं कि दी मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ हम लोग ये चीज़ नोट कर पा रहे हैं कि ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जहाँ कहीं भी हैं वो इक्वल पावर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑल दी स्टेट्स एंड इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सारे स्टेट्स के पास, हमारे भारत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सभी के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत में आर्टिकल 371 के अंदर जो है इन सभी राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है ड्यू टू देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। इनका सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस थोड़ा अलग रहा है।
बाकी स्टेट से अलग रहा है, इसलिए इन्हें स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं। दिस स्पेशल पावर्स आर स्पेशली enjoyed इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। ये जो भी इंडिजिनस पीपल है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस हैं। उनके कल्चर्स को और उनके जो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट है इन गवर्नमेंट सर्विसेज, उन्हें इसमें भी यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में उन्हें प्रेफरेंस भी मिलता है। और इनके साथ साथ Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here। और इस तरह के राज्य में जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है इस स्टेट का, वो वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है या फिर घर भी नहीं बना सकता है। सिमिलर टू सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। बाकी दूसरे राज्य के संदर्भ में भी इसी तरह का कुछ प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है। There are some units in the Indian Union which enjoy very little power। कुछ ऐसे भी यूनिट हैं अपने भारत में जिनके पास काफ़ी कम पावर है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states। अब ये एरिया इतना छोटा है कि इनको हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते हैं और किसी दूसरे राज्य के साथ भी इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि देखो, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या फिर द कैपिटल सिटी दिल्ली हो गया। दीज आर कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरीज। दिस यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट। स्टेट का पावर इनके पास नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। इन एरियाज को रन करने में यहाँ पर जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस रिगार्डिंग डिसाइड करते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत का जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में आता है पावर शेयरिंग। तो इट इज़ नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में बदलाव लाना है ना, अपने भारत में काफ़ी मुश्किल काम है। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी इनको अपने आप मतलब खुद से भी पार्लियामेंट जो है वो भी चेंज नहीं कर सकती है इन प्रोविजंस को। अगर किसी तरह के चेंजेस करना है इसमें तो एनी चेंजेस टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। यही 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी है। तो ये 2/3 मेजोरिटी से पहले लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा और इसके बाद जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनमें से आधे से अधिक लेजिस्लेचर के द्वारा ये पास किया जाना चाहिए, तब जा कर के किसी तरह का कोई बदलाव किया जा सकता है इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में। यहाँ पर जुडिशियरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, तो हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक द फाइनल डिसीजन। ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है तो वही इनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन order to carry on government and responsibilities assigned to each of them। यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो रिसोर्सेज को रेज करती हैं। कैसे रेज करती हैं? टैक्सेस को लेवी करके, टैक्स उनके ऊपर ले करके। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स लेती हैं और फिर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें असाइन किए गए होते हैं तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये निभाते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती हैं। एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को देखती है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इंडिया कुछ इस प्रकार से था। इधर अफ़गानिस्तान हो गया, तो अफ़गानिस्तान से ले करके इस तरफ बर्मा तक जो है भारत हुआ करता था और साउथ में केरला तमिलनाडु तक भारत हुआ करता था। नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, कश्मीर, ये सारे एरिया इंडिया में ही आया करते थे। बट आफ्टर पार्टीशन ये पाकिस्तान वाला हिस्सा जिनको कि वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं तो वो अलग हो गया पार्टीशन में, और ये आज के समय में जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो ये बांग्लादेश हिस्सा जो है ये इंडिया से अलग हो गया। वैसे ये बर्मा 1935 तक भी इंडिया का पार्ट था, लेकिन 1935 में पार्टीशन किया गया और बर्मा को भी अलग कर दिया गया भारत से।
तो इस तरह से ये 1947 का मैप था। अब सवाल है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये नेसेसरी कंडीशन है अगर फेडरलिज्म को सक्सेस करना है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज नॉट मियरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर भारत में फेडरल प्रिंसिपल सक्सेस किया है तो इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये संविधान में मेंशन्ड है, लेकिन इनके पीछे कुछ और वजह है। It is not merely because it is clearly laid out in the real success of the federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म का इंडिया में, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दी हमारे देश की जो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। इन्होंने इंश्योर किया कि ये जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है एंड द रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। तो हम लोग इनको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद ही यहाँ पर लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के ऊपर आधारित जो है वो स्टेट बना था, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स की अगर बात करें, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ये पहला टेस्ट था इस देश के लिए। अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को देखेंगे तो व्हेन इट बिगिंस इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट इन अभी के समय में अगर देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, रिलीजन है। बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स हैं जो अब वैनिश कर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और कई नए स्टेट्स अब बन चुके हैं। जैसे कि हम लोग अपने बिहार के ही केस में देखें तो बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, बट बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। उसी प्रकार से तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में उभर के आया है। उसी प्रकार से उत्तराखंड एक नया राज्य बना है, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है। तो कई ऐसे राज्य हैं जो बाद में बने, एंड एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new state. इनके बाउंड्रीज को 1947 में चेंज किया गया था जो पुराने वाले स्टेट थे, ताकि नए स्टेट को क्रिएट किया जा सके। एंड दिस वाज डन टू इंश्योर पीपल हु स्पोक दिस सेम लैंग्वेज। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको, है ना, एक राज्य में किया जाए। लिव्ड इन द सेम स्टेट, सम स्टेट्स वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, और कुछ स्टेट्स को ऐसे क्रिएट किया गया, मतलब उनका आधार लैंग्वेज नहीं था, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर एथनिसिटी और ज्योग्राफी। उनका कल्चर एथनिसिटी और ज्योग्राफी अलग था, तो उस आधार पर उनको अलग किया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इनको इसी तरह से अलग किया गया था, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा मतलब बड़ा मुद्दा नहीं था। यहाँ उनका कल्चर्स, उनकी एथनिसिटी एक बड़ा मुद्दा था, तो इसलिए उन्हें अलग किया गया। When the demand of the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. अब जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का डिमांड होने लगा, यानी कि एक नए राज्य को लैंग्वेज के ऊपर बनाए जाने का जब डिमांड होने लगा, तो जो उस समय के लीडर्स थे उन्हें इस बात का डर था कि हो सकता है कि बाद में जा कर के कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए, कंट्री कई हिस्सों में टूट जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स को नहीं बनाएंगे। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। और हमारा एक्सपीरियंस अब तक का ये कहता है कि जब हम लोग लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार के ऊपर स्टेट्स को बनाए तो ये ज़्यादा यूनाइट हो पाया और इस देश में ज़्यादा शांति। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो पहले हम लोग इनएक्सपीरियंस्ड थे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए रजिस्ट कर रही थी कि हो सकता है कि देश कई टुकड़ों में बट जाए।
बट हमारा एक्सपीरियंस अभी का कह रहा है कि नहीं, ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो लैंग्वेज पॉलिसी बनाएगी। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कंट्री डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस। सिर्फ 40% लोगों का मदर टंग है हिंदी। तो देयर फोर देर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। बाकी दूसरे लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि 20 बिसाइड्स हिंदी देर आर 22 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान में एक शेड्यूल नंबर 7 है, वहाँ 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, तो उनको रिकॉग्निशन मिला। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these language। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहता है, यहाँ जो भी मैंसनड भाषा है, तो वो उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकता है। इन 22 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम वो दे सकता है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो राज्य हैं उनके भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई तो उसमें किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ था, याद करो, जो स्टोरीज हम लोग सुने थे पहले वाले चैप्टर में। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने सिन्हाला को जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दिया था, जिससे कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों में, तमिल कम्युनिटी के लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और सिविल वार वाली सिचुएशन आ गई। तो unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965। अब संविधान के अनुसार 1965 में ही इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मतलब उनको ख़त्म करना था, स्टॉप करना था। लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड किया कि यूज़ ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। और तमिलनाडु में दिस मूवमेंट टुक वायलेंट फॉर्म एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। और इसलिए इंग्लिश जो है और हिंदी, इन दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। The promotion of Hindi continues to be official policy of Government of India. Promotion does not mean, अब देखो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करना जो है ये भारत सरकार का एक तरह से क्या बोलेंगे कि दायित्व भी है और संविधान में भी मेंशन्ड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन अदर स्टेट। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हिंदी को दूसरे स्टेट के ऊपर, दूसरे राज्य के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर ये थोपा जाएगा एक दूसरे तो थोपने वाला चीज़ नहीं है, प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट किया जा सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा शो किया गया, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से इट अवॉइडेड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। तो इस तरह से ये लैंग्वेज पॉलिसी भारत में बनाएगी। सिमिलरली फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है कैसे, सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, इन रिलेशंस को रिकॉग्नाइज करके। तो रिस्ट्रक्चरिंग दी सेंटर स्टेट रिलेशंस इज one more way in which federalism has been strengthened in the practice। तो how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends on large extent to how the ruling parties and the leaders follow these agreements। For a long time the same party ruled both the center and the state। अगर हम लोग आज़ादी के बाद देखें तो लगभग 40 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद कॉलिशन गवर्नमेंट आई और उसके बाद जो है फिर बीजेपी गवर्नमेंट आती हैं, फिर कांग्रेस आती हैं, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आती हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय तक वैसे सेम पार्टी ने रूल किया इस कंट्री के ऊपर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर्स ऑफ द स्टेट। और उस दौरान क्या होता था, द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन
to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. उस दौरान क्या होता था, इमरजेंसी वाला ही सिचुएशन लगा हुआ रहता था। अगर किसी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंटर में अगर दूसरे पार्टी हैं और स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता था और वहाँ इमरजेंसी ही लगा रहता था, प्रेसिडेंट्स रूल ही लगा रहता था। किसी न किसी तरीके से ये जो अपोजिशन पार्टीज़ की गवर्नमेंट होती थी उनको डिसमिस कर दिया जाता था। और इससे क्या होता है, इट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। क्या हुआ था, द पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देश के कई राज्यों में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का अब डोमिनेंस होने लगा। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द ईरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट एट दिस सेंटर में कॉलिशन गवर्नमेंट इसी समय लगभग शुरू होता है। चूंकि किसी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में नहीं मिल पाती है, तो मेजर नेशनल पार्टीज जो हैं ये अलायंस में जाती हैं बहुत सारे पार्टीज के साथ में, और बहुत सारे पार्टीज इनको सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। और जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल करके ये सरकार को बनाती हैं सेंटर में, तो इससे क्या होता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का भी पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट में। और दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इससे एक नए तरह का पावर शेयरिंग होने लगा, एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। और ये ट्रेंड जो है, दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। गलत तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को गिराना, यानी कि दूसरे पार्टीज़ की अगर सरकार है स्टेट में, तो उनकी सरकार को गिराना, गलत तरीके से उनकी सरकार को गिराना जो है, इनको भी कंडेम किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उनकी रूलिंग्स आई हैं। और उनकी रूलिंग्स के बाद जो है आर्बिट्रेरी मैनर में सरकार को नहीं गिराया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये रूलिंग आया, तो इससे हमारा फेडरलिज्म जो है वो और ज़्यादा ताकतवर हुआ, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। This federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. ये जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो आज ज़्यादा इफेक्टिव है। और जब देश आज़ाद हुआ था और संविधान बना था, तो उस समय के मुकाबले आज ज़्यादा ये एक्टिव भी हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन भी हैं। तो इस तरह से ये हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने इंडिया में फेडरलिज्म किस तरह से मजबूत हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में। तो वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव सो फार डिस्कस्ड दैट टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट a vast country like India cannot be run only through these two tiers. तो इसीलिए states in India are as large as independent countries of Europe. हमारे देश के जो राज्य हैं वो यूरोप के कई कंट्रीज, मतलब कंट्रीज के बराबर हैं, या कई मायनों में तो उनसे भी बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी। और उसी प्रकार से मेनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, एंड देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट्स। और इसीलिए यहाँ पर भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टेट में भी तो बहुत डाइवर्सिटी है। तो therefore federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक टायर होना चाहिए। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इस वजह से यहाँ एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसको कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जब पावर को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, तो इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है लोकल लेवल पे ही। लोकल पीपल जब इन्वॉल्व होंगे,
उन्हें बेटर आइडियाज़ होता है, बेटर नॉलेज होता है इन प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके लोकेलिटीज़ के बारे में। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। And beside, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. तो ये सब कारण है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे लोकल पीपल का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो पाता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया, और इनके बिहाइंड जो रैशनल था, इनके पीछे का जो कारण था, वो कारण अभी हम लोग समझे। ये ज़रूरत क्यों था डिसेंट्रलाइजेशन का? ये जो नीड था डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था हमारे संविधान में। सिंस देन देयर हैज़ बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज, कई अटेम्प्ट्स किए गए डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के, पावर शेयरिंग को लेकर के, to the level of village and the towns. Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states. But these were directly under the control of the state government. ये state government के directly control में था। पंचायत यानी कि गांव में जो है पंचायत भवन वगैरह सब हो गया, या म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह सब हो गया अर्बन एरियाज़ में, उनको बनाया गया, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और यहाँ जो इलेक्शन होती थी लोकल गवर्नमेंट में, वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, लगातार मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हो पाता था। तो लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ऑन, दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। इन इफेक्टिव टर्म्स काफ़ी कम डिसेंट्रलाइजेशन था। एक मेजर स्टेप 1992 में लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के, हमारे संविधान को यहाँ पर अमेंड किया गया टू मेक अ थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 1992 में हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है। और अमेंडमेंट करने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उसी प्रकार से सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द दिस इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर सीट्स को रिजर्व किया गया SC ST और OBC कैटेगरीज के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए भी सीट्स को रिजर्व रखा गया। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको असाइन किया गया कि प्रत्येक स्टेट में जो पंचायत है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, वहाँ पर वो इलेक्शन करवाएंगे। एंड दी स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो इस तरह से इन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिली, और जो नेचर ऑफ शेयरिंग है वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नॉन एज द पंचायती राज, and each village or a group of village in some states has a gram panchayat, and this is a council consisting of several ward members जिनको कि हम लोग पंच कहते हैं, and the president is known as sarpanch, and they are directly elected by the people of all the adult population living in the village। यानी कि 18 या उससे प्लस जो भी हो जाते हैं वो सभी मिलके इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करके अपने वार्ड को, अपने सरपंच मुखिया इन सबको वो इलेक्ट करते हैं। एंड इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, पूरे गांव के लिए ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। पंचायत वर्क करता है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, और ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज आर इट्स मेंबर, एंड इट हैज़ टू मीट एट लिस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, दो या दो से अधिक बार जो है इन्हें एक साल में मिलना होता है, इकट्ठा होना होता है। एंड इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट टू और twice or thrice in a year to approve annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करती हैं, और एनुअल बजट जो होता है तो उनको अप्रूव करने के लिए ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और वोटिंग भी होती है वहाँ पर। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किए जाते हैं, एंड अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म
व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति या ब्लॉक और मंडल समिति। The members of these representative bodies are elected by all the पंचायत members in that area। उस एरिया के जितने भी पंचायत मेंबर्स होते हैं वे सभी मिलके इनको इलेक्ट करते हैं। ऑल दी पंचायत समितिज और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, ये सब मिल करके बना लेते हैं जिला परिषद। एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड एंड मेंबर्स ऑफ द लोक सभा, यानी कि जो एमपी होते हैं, एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर सम अदर ऑफिशियल्स of other district level bodies are also its members। जिला परिषद चेयरपर्सन जो है इट इज़ द, यानी कि जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट करता है म्यूनिसिपलिटीज़ में भी, यानी कि अर्बन एरियाज़ में भी। म्यूनिसिपलिटीज़ बेसिकली टाउन में जो हैं, जो शहर होते हैं वहाँ पर इनको सेटअप किया जाता है। Big cities are constituted into municipal corporation and both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representative। Municipal chairperson is the political head of the municipality and in a municipal corporation such an officer is called the mayor। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल में पंचायती राज सिस्टम के थ्रू लोकल पीपल का फेडरलिज्म में, गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन हो पाता है। एंड दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख elected representative in panchayats and municipalities all over the country, and this number is bigger than the population of many countries in the world। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल पाया लोकल गवर्नमेंट को, इससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा डेप्थ में पहुंच पाया, लोकल पीपल तक पहुंच पाया। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड वॉइस इन द डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियां भी हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। एंड मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट नॉर have they given adequate resources, and we are thus still a long way from realizing the ideal of self government। तो कई सारे चैलेंजेस हैं जिनको कि अभी हमें फेस करने और इन्हें दूर करने हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा चैप्टर फेडरलिज्म। आई होप ये चैप्टर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन परेशानियों को दूर कर सकूँ। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इनको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।